सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड डे 2.0 में। साथियों, सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चंस की मदद से हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे सामान्य ज्ञान का। यानी कि इस क्लास में आपको इतिहास के, भूगोल के, उसके अलावा संविधान और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और स्टैटिक जीके के, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वहां से प्रश्न साथियों इस क्लास में उठाए गए हैं। यानी कि कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके अलावा आपकी आने वाली परीक्षा में कई सारे प्रश्न फंसने वाले हैं इस क्लास से। तो इसलिए क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा। टारगेट कीजिएगा कम से कम 40 से 45 आपका यहां पर स्कोर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जहां पर सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है वो है जम्मू कश्मीर। तो बात करें इस प्रश्न का, जो सही उत्तर होगा वो जम्मू कश्मीर के साथ चला जाता है। चलिए, अच्छा, अगर बात करें जो केसर होता है साथियों, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जड़ी बूटियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, हर एक टॉपिक से यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक हैं वहां से क्वेश्चंस को उठाया गया है। चलिए, सेकंड नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, ये आपसे पूछी जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो जो रेलगाड़ी चलाई गई भारत में वो किसके समय में चलाई गई? तो ये तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। आपसे पूछा जाएगा कितने किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी जो पहली बार चली थी? बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करें इस प्रश्न का, सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन बने थे आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो साथियों, बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। देखिए, टीबी कह लो या क्षय रोग कह लो, एक ही बात है। तो टीबी और क्षय रोग को, यानी कि टीबी अर्थात क्षय रोग को नियंत्रण के लिए, यानी कि उसको नियंत्रित करने के लिए हम बीसीजी का टीका दिया जाता है आपको। अगर आपसे बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, परीक्षा में पूछी जाएगी, तो क्या बताओगे? बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरेन बीसीजी की फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक और साथियों आपसे प्रश्न बनता है कि टीबी रोग से संबंधित क्या है? जो डॉट प्रणाली होती है ये टीबी रोग से ही संबंधित होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो कौन सा तारा साथियों आपको बताना है पृथ्वी के सबसे निकटतम है, आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आपसे बनता है कि जो सूरज का प्रकाश होता है इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, राइट आंसर जो होगा वो सूर्य हो जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो सूर्य इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी को साथियों सूर्य का कितना हिस्सा मिलता है? 2 अरबवां हिस्सा मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश करेंगे कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो साथियों बात करें डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा किया गया था। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बात करें अगर 1901 की, तो 1901 में जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई है किसकी स्मृति में हुई? अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति में हुई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है साथियों। क्या होगा यहां पर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो बात करें साथियों, कारखाना अधिनियम 1948 में आया, खान अधिनियम 1952 में आया और बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया। यानी कि सभी सही हो जाएंगे और राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए।
देखिए, अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो मत देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1988 में। फिर उसमें क्या किया, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो 18 वर्ष हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि आधुनिक खेलों ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। आपसे साथियों ये प्रश्न बनेगा कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए ये सबसे पहले कहां पर हुए, तो हुए कब, ये आपको ध्यान रखना है। 1896 में हुए। और ये पूछेंगे कि इनका आयोजन कहां पर किया गया था, तो यूनान के एथेंस शहर में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है, वृक्क के, अग्न्याशय के, तिल्ली के या फेफड़ों के। तो साथियों यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, यानी कि अग्न्याशय के साथ। चलिए, तो जब साथियों हमारे शरीर का अग्न्याशय होता है ये दोषपूर्ण कार्य करने लगता है तो मधुमेह रोग उसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अग्न्याशय की बात करें, आपसे एक प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय ही मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत बताना, यानी कि लीवर, जिसको जिगर भी कहा जाता है, जिसको कलेजा भी कहा जाता है आम भाषा में। चलिए, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साथियों कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल या पाक जल सहयोगी। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि मालाबार। क्या इसका राइट आंसर हो जाता है मालाबार, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कितनी साल तक रहता है, 65 वर्ष के जब तक वो नहीं हो जाते तो तब तक का रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक, बताइए। देखिए, एक प्रश्न साथियों आपसे ये बनता है कि बताइए कि भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहां पर तो शहरी जनसंख्या वाला राज्य लिखा है, लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो यूपी है। कौन सा है, यूपी है। लेकिन यहां पर साथियों प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित वेब का पूर्ण यानी कि सिंपल सा आपका WAP की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो WAP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो W से हो जाएगा वायरलेस, A से हो जाएगा एप्लीकेशन और P से हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो वेब की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होती है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो उष्णकटिबंधीय वन इनको कहा जाता है, सदाबहार वन को। यानी कि प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो पहली बात तो साथ ही इन्होंने खुद ही कह दी कि जो मूल भारत का संविधान था, मूल संविधान था, इसमें भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, यानी कि 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन होता क्या है, 1978 में जब संविधान का 44वां संविधान संशोधन होता है तो वहां पर संपत्ति के अधिकार जो कि मूल अधिकार था इसको हटा दिया जाता है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। ठीक है साथी, तो अब कितने अधिकार बचे हैं मौलिक अधिकार, मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई, 1985 में, 1975 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में या 1977 ईस्वी में।
तो साथियों कब शुरू की गई? 1975 ईस्वी में शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई, तो ये योजना कब शुरू की गई? 1975 में शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या आपके यूरोप में? तो यहां पर बात करें इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर साथियों क्या होगा कि सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल ही तो है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुई वो 1956 में हुई। यानी कि कौन सा माह था? सितंबर 1956 में हुई, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो साथियों कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें साथियों, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो कौन सी गुफा है? यानी कि एलोरा की वो गुफा है जो कि गुफा हिंदू से धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। यह मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि रेटिना आंख का ही एक भाग होता है, प्यूपिल भी आंख का ही एक भाग होता है और आइरिस भी आंख का ही एक भाग होता है। लेकिन साथियों जब हम लोग फीमर की बात करते हैं तो हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है यह फीमर कहलाती है। और ये कहां पर होती है? मानव के जांग में ये हड्डी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे साथियों अलग होगा यानी कि मानव नेत्र का भाग नहीं होगा, वो ऑप्शन नंबर डी वाला फीमर हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है, ये आपको बताने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, भारत का राष्ट्रपति जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है तो यह राष्ट्रपति को देते हैं। सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस गुप्त शासकों को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आपका जो होगा वो समुद्रगुप्त के साथ चला जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा ये किसने कहा है? तो वी ए स्मिथ के द्वारा साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, तो शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? तो साथियों जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो सिक्किम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि शीत मरुस्थल जैव आरक्षित मंडल जो साथियों स्थित है वो कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब की गई? 1945 में की गई, ये आपको ध्यान रखना। और किस दिन की गई? तो 24 अक्टूबर को की गई। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। उसके बाद देखिए कि जो मधुबनी चित्रकारी है किस राज्य की शैली है? यानी कि झारखंड की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है या उत्तराखंड की है, कहां की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है जो मधुबनी चित्रकारी है, मधुबनी चित्रकारी है ये साथियों बिहार राज्य की शैली है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो यहां पर साथियों बात करें, आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है इसका काम क्या होता है कि शरीर के टेम्परेचर को यानी कि शरीर के ताप को ये नियंत्रित रखती है यानी कि नियत रखती है। ठीक है, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा या रेशों के द्वारा? तो साथियों किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाइलम के द्वारा होता है, यानी
यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों किसके समय में यह पास हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड एलिनबरो के समय में, या लॉर्ड हार्डिंग के समय में, या लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को साथियों ये पास किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, या राजस्थान में। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आपको ध्यान रखना है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने का यहां पर कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि से जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना ये क्या कहलाता है, आर्थिक अपराध, फिशिंग, साइबर जासूसी, या स्पैम। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फिशिंग उसको कहा जा सकता है। यानी कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से क्या उद्देश्य होना चाहिए, धोखाधड़ी का उद्देश्य से ईमेल के द्वारा साथियों ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारी लेना क्या कहलाता है, फिशिंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मानव अधिकार यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है किसी भी राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के कोई न्यायमूर्ति, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो हाई कोर्ट के साथियों मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या बन सकते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। उसके बाद देखिए कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, या 2 प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जीएसटी के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार होते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, यानी कि किसको साथियों आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, यानी कि देश के अंदर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अगर नहीं हो रही हैं तो उसको आंतरिक सुरक्षा कहा जाएगा, या देश के बाह्य क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों की उपस्थिति। तो देश के बाह्य क्षेत्रों का मतलब क्या भाई, यहाँ पर आंतरिक की बात की गई है, देश के अंदर सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति। तो अगर देश में सामाजिक समस्याएं होगी तो क्या उसको आंतरिक सुरक्षा कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। देश के बाहर, तो बाहर की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, यहाँ पर आंतरिक यानी कि अंदर की बात आई है। तो कुल मिला के देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अगर नहीं है यानी कि उनकी अनुपस्थिति है तो क्या कहा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा कहा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री के द्वारा 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, तो वो कब किया गया था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कब किया गया था ये आपको ध्यान होना चाहिए, 2016 की मध्यरात्रि थी और 8 नवंबर डेट थी, यानी कि 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री के द्वारा 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, या भारत और भूटान। तो यहां पर साथियों आपका सही उत्तर जो होगा, जो कि तीस्ता जल विवाद है, यह भारत और बांग्लादेश देशों के मध्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है। तो पूरे एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम आपको बताना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यानी कि जो कैस्पियन सागर है आपको ध्यान रखना है ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में साथियों ये फैली हुई है। तो राइट आंसर अगर बात करें साथियों कैस्पियन सागर कैसी झील है, तो खारे पानी की झील है और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। चलिए तो अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि जो सोडे की रासायनिक प्रकृति होती है ये कैसी होती है। तो सोडे की रासायनिक प्रकृति जो होती है ये अम्लीय होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसी होती है, सोडे की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में? तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? यानी कि किसको चित्रकला पसंद थी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। और उसके समय में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें साथियों जहांगीर की, तो जहांगीर के समय में क्या था कि चित्रकला जो थी वो अपने चरम उत्कर्ष पर थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करें जो उसके दरबार में थे, यानी कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन चित्रकार थे? तो दसवंत थे, उसके अलावा उस्ताद मंसूर थे, उसके अलावा बिशन दास थे। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना, आपसे हो सकता हो पूछ लिया जाए। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या है। राज्यसभा का जो सदस्य निर्वाचित किया जाता है या निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु कितनी होती है, ये आपसे यहां पर जो है वो पूछा जा रहा है। चलिए, तो कितनी होनी चाहिए साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है आयु। और उसके अलावा अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना है या लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की बात करें तो ये संसद का उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। और निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, 46वें नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपको बताना है कि भारतीय संसद यानी कि भारत की संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो साथियों, बात करें कौन सा कथन गलत है। क्या राज्यसभा एक, ठीक है, भारतीय संसद राज्यसभा उच्च सदन है? तो बिल्कुल संसद का उच्च सदन यही है। लोकसभा निम्न सदन है? बिल्कुल संसद का लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। इसके दो सदन है, बिल्कुल भाई, राज्यसभा और लोकसभा दो ही सदन है। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। यानी कि जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी वाला है, और गलत है तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। विज्ञान दिवस की बात करें 29 फरवरी, 28 फरवरी, 21 फरवरी या 24 फरवरी? तो विज्ञान दिवस 24 यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, 24 नहीं, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तो बात करें साथियों, कौन सा रोग इसमें से आपको बताना है मच्छरों के द्वारा होता है, बताइए भाई। चलिए, तो अगर यहाँ पर देखिए डेंगू बुखार की बात करें तो आपसे पूछा जाता है कौन से मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? तो जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है, इसके काटने से डेंगू बुखार हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करें डेंगू बुखार भी साथियों मच्छरों से होता है, मलेरिया भी मच्छरों से होता है और फाइलेरियासिस भी मच्छरों से ही होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट है, या आपके ब्रिटेन की, या कनाडा की, या ये सभी? बताइए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है और कनाडा की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। यानी कि प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है कि जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और 50 प्रश्न बचे हैं। ये सभी 100 के 100 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे 100 क्वेश्चंस आप लोग देखकर जाइएगा। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? वायुमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में? बताइए। चलिए, देखिए, बात करें वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, ये कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है और क्षोभ मंडल में ही साथियों जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा है, आंधी है, तूफान है, ये सब कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से, यानी कि यहाँ पर तो भाई आधा अधूरा ही प्रश्न लिखा है, तो यहाँ पर कैसे उत्तर हम लोग यहाँ पर लगा पाएंगे, ये एक बड़ी बात है साथियों। चलिए,
तो इसलिए इस प्रश्न को हमको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। अब अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो 38वीं समानांतर रेखा है ये किन दो देशों को अलग करती है, बताने की कोशिश कीजिए। भारत पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जर्मनी और फ्रांस। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है साथियों वो क्या हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा यानी कि 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि कपास उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, वो काली मिट्टी होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, वैन कहते हैं, लैन कहते हैं या आरसीएन कहते हैं, ये आपको बताना है, बताइए। साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे जो वैन की फुल फॉर्म होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क होती है, और बात करें लैन की फुल फॉर्म होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और एक होती है मैन होती है जिसको मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क हो जाता है, यानी कि लिखा हो कि कई सारे कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में, वो एक छोटा सा क्षेत्र हो सकता हो, कोई मकान हो या हो सकता हो कोई ऑफिस हो, तो साथियों उस ऑफिस में क्या करना होता है कि कई सारे कंप्यूटर्स को लगाना पड़ता है, परस्पर जोड़ना पड़ता है, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे। रफी अहमद किदवई थे, अबुल कलाम आजाद थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो कौन थे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए कि राजस्व यानी कि राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है, बताइए। चलिए, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो राजस्व विभाग है साथियों, राजस्व विभाग है, इसके अंतर्गत 14 अनुभाग हैं, और अनुभाग 3 में साथियों किसका जिक्र किया गया है, बजट का जिक्र किया गया है, बजट का प्रावधान दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुभाग 3 के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों वर्ल्ड बैंक की यानी कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में यानी कि अमेरिका में है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो कहां पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो देवदास उपन्यास है ये साथियों पूछा जा रहा है किसका है, बताइए। देवदास उपन्यास आपसे पूछा जा रहा है किसका है, तो नाम आपको ध्यान रखना है, शरद चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास जिसका नाम है देवदास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला देखिए कि जो नक्कटैया मेला है ये कहां पर लगता है। तो नक्कटैया मेला साथियों कहां पर लगता है ये आपसे पूछा जा रहा है। मोक्ष नगरी में लगता है यानी कि वाराणसी में लगता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब दूध फटता है तो कौन सा एसिड निकलता है, तो लैक्टिक एसिड निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जो एकेडमी अवार्ड होते हैं यानी कि अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए कि जो जैन तीर्थकर यानी कि महावीर स्वामी है, जो कि 24वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के, पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। तो महावीर स्वामी ने इनमें से कहां पर शरीर का त्याग किया था, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो कहां पर किया गया था, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि इनको शरीर त्याग कहां पर हो गया था, तो पावापुरी में हो गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी के साथ चला जाता है। चलिए भाई, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले यहां पर बात आपको ध्यान रखना है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 से होती है, बिल्कुल सही। ये बीपीएल महिलाओं के लिए संचालित योजना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये चारों यानी कि तीनों बातें बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी। उसके बाद देखिए कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, प्राथमिक सेक्टर या द्वितीयक सेक्टर या तृतीयक सेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है साथियों, प्राथमिक सेक्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा लोग कार्य करते हैं। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित है, महाभारत की, रामायण की, जातक की, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अजंता की जो चित्रकारी हुई है इसमें जातक कथाएं चित्रित हैं, जातक कथाओं के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि जो नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है, सिंचाई से, मत्स्य उद्योग से, कृषि से, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो साथियों ये फिशिंग से संबंधित है, यानी कि मत्स्य उद्योग से संबंधित है। कौन सी क्रांति, नीली क्रांति। इसलिए जिनका भी उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर की थी, जापान में, सिंगापुर में, रंगून में या बर्मा में। तो साथियों कहां पर की थी, सिंगापुर में की थी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है, बताइए। ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या स्टाइटीन का। तो प्राकृतिक रबड़ की बात करें ये तो आइसोप्रीन का एक बहुलक है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, आइसोप्रीन के साथ। तो प्राकृतिक रबड़ आपको ध्यान रखना है किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए साथियों, मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप इस क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे। तो अपने मित्रों के साथ और जो भी व्हाट्सएप स्टडी वाले ग्रुप हों उसमें इस वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय जनांकिकी में सबसे बड़े विभाजन वर्ष कौन सा, 1901, 1921, 1941 या 1951। तो बात करें साथियों भारतीय जनांकिकी में सबसे बड़ा विभाजन का वर्ष जो है वो 1921 है। कौन सा है साथियों, 1921 है सबसे बड़ा विभाजन वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 1921। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, लोहा है, चांदी है, तांबा है या एल्यूमिनियम है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो चांदी होता है साथियों, ये चांदी जो है ये विद्युत की सबसे, ठीक है, सर्वोत्तम चालक होती है। कौन सी, चांदी। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, चांदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, 1956 में, 1959 में, 1951 में या 1948 में। तो साथियों कब हुआ था आप सभी लोगों को भली बातें मालूम होना चाहिए। 1959 में क्या हुआ था, राजस्थान में हुआ था। क्या हुआ था, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1959 में। और कहां पर की गई थी, तो राजस्थान में की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों कि किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है, यानी कि पुर्तगाल की राजधानी बुखारेस्ट है या रोमानिया की या स्पेन के या संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोमानिया की राजधानी क्या है, तो रोमानिया की राजधानी क्या हो जाएगी, बुखारेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो रथ यात्रा महोत्सव होता है वो कहां पर उसका आयोजन किया जाता है, पुरी में,
द्वारिका में, हरिद्वार में या उज्जैन में? तो कहां पर किया जाता है? पुरी में किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? साइबर आतंकवाद कहा जाता है, साइबर छल कहा जाता है, इसको फिशिंग कहा जाता है, बताइए। तो साइबर गतिविधियों के दौरान धार्मिक या राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की कौन सी श्रेणी में आएगा? यह साइबर आतंकवाद कहलाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों बात करें राज्य स्तर पर जो भी अध्यक्ष होते हैं 99% चांसेस है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। और जो केंद्र स्तर पर साथियों अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके पर होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। अगला नंबर देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के अंतर्गत जीएसटी की परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्ष 2005 में मनमोहन सरकार के द्वारा किस मूल्य के वर्ग यानी कि किस मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? 50 रुपए के नोटों का, 500 रुपए के नोटों का, 1000 या 10 रुपए के नोटों का? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों 2005 में भी विमुद्रीकरण किया गया था। किसके द्वारा? मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। और कितने रुपए के नोट का किया गया था? तो 500 रुपए के नोट का किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आप लोग बताइए कि भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया है? चाबहार बंदरगाह में, ग्वादर बंदरगाह में, हब्बन टोटा बंदरगाह में? तो राइट आंसर आपका जो होगा वो हब्बन टोटा बंदरगाह हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपके सामने प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है, शक संवत पर आधारित। अगर आपसे पूछा जाए कि जो शक संवत है, शक संवत को किसने चलाया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा इसको चलाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो ग्रहों का उनके आकार के आधार पर घटता क्रम है वो आपको बताना है। तो इतना तो आपको पता है कि इसमें से सबसे बड़े नंबर का जो ग्रह है वो बृहस्पति है और उसके बाद शनि आता है और उससे छोटा पृथ्वी और उससे छोटा क्या है साथियों? बुध है। तो घटता हुआ क्रम जो है वो ये है ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि देखिए यहां पर बुध लिखा हुआ, बुध तो सबसे छोटा होना चाहिए, चौथे नंबर पर आना चाहिए। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह ये आप सभी को पता है। तो ठीक है, इसलिए आपके लिए ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक? तो यहां पर आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत का केंद्रीय बैंक साथियों कौन सा है? आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आरबीआई की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें परमवीर चक्र की तो देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर साथियों महावीर चक्र की बात करें तो दूसरी श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार कौन सा कहलाता है? महावीर चक्र कहलाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसके लेखक है? यानी कि इसके लेखक कौन है द गाइड के? ये आपको बताना है। तो खुशवंत सिंह है, आर के नारायण है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या मुल्क राज आनंद है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो आर के नारायण के साथ चला जाता है। यानी कि द गाइड किसने लिखा? आर के नारायण ने लिखा है। अगले नंबर का प्रश्न है कि विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है? कूलॉम है, एम्पियर है, वोल्ट है या वॉट है? बताइए।
चलिए, सबसे पहले अगर बात करें विद्युत धारा किसे कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर में क्या होगा, उत्तर के रूप में होना चाहिए कि अगर किसी जो चालक होता है, चालक में विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है, इसको ही तो विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो एम्पियर में मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला के बात करें, इसका मात्रक जो होगा वो एम्पियर मात्रक हो जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, एम्पियर के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, बताइए भाई। तो बात करें साथियों, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन होते हैं और उसके अलावा न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। या भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मीरा कुमार, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो बात करें साथियों, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी के साथ चला जाता है। तो ये साथियों राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, सॉरी मुख्यमंत्री थी। और ये किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, तो किसका नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, ये आपका उत्तर साथियों यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो रंग भेद के विरुद्ध, यानी कि मार्टिन लूथर साथियों, मार्टिन लूथर किंग जो थे, ये रंगभेद के विरुद्ध इन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यानी कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और जो आगरा में जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो सांप का विष होता है, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को साथियों प्रभावित करता है। इस प्रकार आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो दूध से दही बनना होता है, ये क्या कहलाता है साथियों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। तो बात करें साथियों, विवाहित महिलाओं का जो संपत्ति अधिनियम है, ये तो 1874 में पारित किया गया था, लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1959 में नहीं पारित किया गया था, क्योंकि ये आपका 1856 में पारित किया गया था। इसलिए कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है, बी वाला सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है, ये 6 वर्ष का होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो राइट आंसर आपका बी चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं किसकी है, तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि 8 राज्यों को टच करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर प्रसाद जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंडित रविशंकर प्रसाद की बात करें तो ये तो सितार वादक है, यानी कि सितार से संबंधित हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निखिल बनर्जी और विलायत खां जो है अगर बात करें तो ये भी सितार वादक हैं। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है, आपको बताना है। चलिए, तो बात करें कंप्रेस नेचुरल गैस की, यानी कि सीएनजी की जो फुल फॉर्म होगी वो कंप्रेस नेचुरल गैस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय नौसेना यानी कि नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें जो सेना की तीनों शाखाएं होती है, यानी कि थल सेना है, नौसेना है और वायु सेना है, इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में ही स्थित है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न साथियों और अंतिम प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका है, इसमें चीन है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है।
यानी कि ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो ये थे साथियों पूरी जीके जीएस से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी लोग इस क्लास को बहुत सारा प्यार देंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।